नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, अगर दवा की टेबलेट की तरह अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी एक्सपायरी डेट लिख दी जाए तो ज़रा सोचिए कि उस मुख्यमंत्री और उसकी सरकार का हाल क्या होगा। अब आप समझ गए, मैं बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी सरकार की कर रहा हूँ, जहाँ उनके कुछ मंत्री शिंदे के कुछ मंत्रियों का कहना है दबी जुबान में कि शिंदे साहब अब 10 दिन के मेहमान हैं। अब दोस्तों, अगर शिंदे साहब 10 दिन के मेहमान हैं तो फिर इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या एनडीए की सरकार, जिसे महाराष्ट्र में महायुति की सरकार कहते हैं, क्या चुनाव में पिछड़ रही है? और क्या टीम मोदी और शाह महाराष्ट्र में मुसीबत में है? और अगर ऐसा है तो क्या महाविकास अघाड़ी, इंडिया अलायंस, शरद पवार, ठाकरे और राहुल गांधी, क्या महाविकास अघाड़ी को लीड है, शुरुआती लीड है? और अगर यह लीड है तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि शरद पवार, 84 साल के शरद पवार और मुंबई के किंग उद्धव ठाकरे, इन्होंने ना सिर्फ शिंदे का इंतजाम किया, मोदी और शाह का भी इंतजाम करने जा रहे हैं। ये मतलब निकाला जाए। अब दोस्तों, क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाकई 10 दिन के मेहमान हैं? और 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो उनकी एक्सपायरी डेट सामने आ जाएगी? या फिर शिंदे एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं, एक ऐसे तिगड़मे खिलाड़ी हैं जो बाजी पलटने का मादा रखते हैं, कुव्वत रखते हैं? क्या शिंदे कुछ खेल करने जा रहे हैं या चंद दिन के मेहमान हैं, या जा रहे हैं? बड़ा सवाल है। इस पर मैं आपको एक्सपर्ट के ज़रिए आज बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ, लेकिन एक और सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि ये जो 288 सीटों वाली महाराष्ट्र की विधानसभा है, 288 सीट्स, इन 280 सीट्स में आज की तारीख में नामांकन वापसी के बाद ज़मीन पर क्या दिख रहा है? महाविकास अघाड़ी यानी शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी कहाँ खड़े हैं? वो राहुल गांधी जिन्होंने आज बड़ी धमाकेदार रैली करी शरद पवार और ठाकरे के साथ, वो किस ज़मीन पर खड़े हैं? कितनी सीटों पर होंगे? क्या बहुमत के आंकड़े पर पहुंच रहे हैं मिस्टर गांधी, मिस्टर पवार, मिस्टर ठाकरे? या फिर महाविकास अघाड़ी का पीछा करते करते मोदी और शाह बराबरी पर आ गए, आगे भी निकल सकते हैं? कुछ हरियाणा जैसा असर दिख सकता है महाराष्ट्र में? बहुत से क्वेश्चंस हैं। आज कोशिश करूंगा इन सवालों के जवाब देने की। अब दोस्तों, इसी वीडियो में आगे चलकर जब मैं बातचीत करूंगा एक्सपर्ट से, आज उस आरएसएस की रिपोर्ट का भी मैं जिक्र करना चाहता हूं जिसमें असेसमेंट है कि बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं या मिल सकती हैं, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है आज की तारीख में, जो महाराष्ट्र के इस चुनाव का सबसे बड़ा सवाल है कि महायुति यानी एनडीए की जो सरकार है, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों को जहाँ एक चलना चाहिए था, 1 और 1 11 होना चाहिए था, ये आपसी में टकरा रहे हैं। और इस कदर टकराव है कि बातचीत ना के बराबर है, ऑलमोस्ट नो कन्वर्सेशन। और जो दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं अजीत पवार, वो भी नाराज़ हैं, खफा हैं, अलग थलग पड़े हुए हैं। नवाब मलिक के नामांकन को लेकर तलवारें खिंच गई, खुलेआम कैमरे पर देवेंद्र फडणवीस ने विरोध कर दिया। तो देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार की बातचीत नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की बातचीत नहीं हो रही है। तो इसका क्या अर्थ निकालें? इसका अर्थ क्या निकाला जाए? क्या मोदी और शाह की जो टीम है, ये जो 3 महारथी, 3 मूर्ति, क्या रायता फैल गया है पूरी तरह से? क्या लंका लगी हुई है इनके आपसी टकराव को लेकर? और मैं कहूं कि घर को घर के चिराग से ही आग लग रही है, ऐसी स्थिति है क्या? आज 4 एक्सपर्ट हैं और एक से बढ़कर एक्सपर्ट हैं। आज हमारे साथ महाराष्ट्र के वरिष्ठ संपादक, कई संस्करण वाले अखबार के प्रधान संपादक प्रकाश पोहरे साहब हमारे साथ होंगे, नागपुर से जुड़ रहे हैं। इससे पहले वो अकोला में थे, आज नागपुर में हैं। इसके अलावा आज हमारे साथ अशोक वानखेड़े होंगे जो महाराष्ट्र के दौरे पर निकलने वाले हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप आइए टाइगर। हमारे साथ सुधीर सूर्यवंशी होंगे जो मुंबई में थे कुछ दिन पहले, फिर उसके बाद नासिक पहुँचे, आज वो धुले में हैं, जो जलगांव वाला एरिया है वहाँ की वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ग्राउंड ज़ीरो से वो भी जुड़ेंगे और आपको भीतर की बहुत सी खबरें आज आपको देने जा रहे हैं। हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा होंगे और उनसे मैं पूछूंगा कि मोदी और शाह क्या हरियाणा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र का,
या महाराष्ट्र महाराष्ट्र ही है। टाइगर, हमारे लखनऊ में कहावत है, लखनऊ में खरबूजा बहुत उगता है और खरबूजा खाया जाता है। कहावत भी खरबूजे पे है कि खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पे, कटना खरबूजे को है। क्या एकनाथ शिंदे खरबूजा हैं? अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार आई तो निपटा दिए जाएंगे, वैसे भी निपटेंगे। और अगर बीजेपी की सरकार यानी महायुति की सरकार बनती है तो भी शिंदे निपटेंगे। शिंदे को क्या निपटना, ये शिंदे की पारी समाप्त हो चुकी है। एग्जैक्टली, शिंदे का एक लाइफ टर्म था। शिंदे ये बीजेपी को सत्ता में आने का एक ओटीपी था। वो ओटीपी एक बार आता है, आप उसको यूज करते हैं, उसके बाद वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड था शिंदे। ओहो ओहो, और उसी वन टाइम पासवर्ड से इन्होंने सत्ता के दरवाजे खोले थे। अब मुझे बताइए, वो ओटीपी तब तक इंपॉर्टेंट होता है जब तक आपको एक्सेस नहीं होता। एक बार ओटीपी का यूज हो गया, उसके बाद वो आप डिलीट कर देते हो, वो रखने लायक भी नहीं होता एसएमएस। ओके ओके, बड़ी टाइगर गॉट इट। प्रकाश जी के पास जा रहा हूं। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं प्रकाश जी, क्या शिंदे, एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री इस वक्त हैं, जिन्होंने कई योजनाएं लागू की हैं, हर तरह का पैसा बांट रहे हैं, सरकारी पैसा भी बांट रहे हैं, अपना पैसा भी बांट रहे हैं, क्या शिंदे एक ऐसी टैबलेट है जिसकी एक्सपायरी डेट 23 नवंबर है? 23 नवंबर इज द एक्सपायरी डेट ऑफ मिस्टर शिंदे। अरे भाई, आप खुद ही सवाल करते हो, खुद ही तो आपने जवाब भी दे दिया ऑलरेडी दीपक भाई। नहीं सर, मैंने तो क्या लगा रखा है। नहीं, शिंदे तो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये मैं आज आपको कंफर्म बताता हूँ। कोई हालत में शिंदे सरकार मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, डेफिनेटली मैं बताता हूँ। क्यों? लेकिन ये बातें कैसी है, ये डिपेंडिंग है कि किसकी कितनी सीटें आती। अगर भाजपा की गलती से समझ लो 120 125 सीटें अगर आती है, गलती से बोल रहा हूं मैं आपको, ये शक्यता कहीं नहीं, और इनको समझ लो और 2-4-5 सीटों का, ये तो फिर निर्दलीय जितने भी है उनको ये तोड़ेंगे, खुद के खेमे में जोड़ेंगे, शिंदे को बोलेंगे टाटा बाय बाय। ये बातें है। शिंदे विल बी द लास्ट चॉइस फॉर बीजेपी एंड देवेंद्र फडणवीस, ये बात पहले समझिए। ये मेरा अंदाज। कल अशोक बता रहा था कि वो शिंदे अमित शाह के जरा ज्यादा नजदीक है वगैरह। अभी आने वाला समय बताएंगे। ये दिस इज ऑल डिपेंड कि शिंदे की सीटें कितनी आती है। शिंदे ने, और देखो ये अभी खुद एक में के काटने पे लगे हुए हैं। कई जगह पे कैसा हुआ है देखिए, कि हमारे बडनेरा का एग्जांपल देता हूँ। वहां श्रीकांत भारतीय, ये बीजेपी का कट्टर, आरएसएस का कट्टर, उसकी सीट, उसका टिकट काट के रवि राणा को दे दिया, रवि राणा को। और उसने, और फिर उसके बाद में अभी ये खड़ा रहा निर्दलीय में श्रीकांत भारतीय, तो उसको पार्टी से निकाल दिया। और वो बोलते कि नहीं युति का धर्म है, लेकिन वही रवि राणा ने उसी के पार्टी से दरियापुर के अंदर रमेश बुंदेले नाम का उसका आदमी इन्हीं के खिलाफ में खड़ा कर दिया। वहां युति का धर्म नहीं है। ये बहुत चालाकी चल रही है। समझ आ रहा हूँ क्योंकि आज गेस्ट ज्यादा है, मुझे जल्दी सवाल पूछने। सुधीर जी, आप तो पूरे महाराष्ट्र के दौरे पर निकले हैं, मुंबई से चले, फिर नासिक पहुंचे, आज आप धुलिया में आ गए। और मैं चाहूंगा कि नक्शे में जो बाहर के लोग हैं महाराष्ट्र के धुलिया को देखें कि कहां पर इस वक्त सुधीर जी की लोकेशन है। सुधीर जी, ये बताइए, लोगों का मिजाज क्या है? ये तो मैं आपसे बाद में पूछूंगा, पहले जरा मैं सरकार का मिजाज पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप मंत्रालय भी कवर करते हैं। क्या वाकई शिंदे को भी अब लगने लगा है कि जैसे दूध से मक्खी फेंकी जाती है उस तरह से बाहर फेंक देंगे? यूज एंड थ्रो पॉलिसी है मोदी और शाह की, और यूज एंड थ्रो पॉलिसी का टारगेट शिंदे होंगे। क्या शिंदे को लगने लगा है कि अब उनकी एक्सपायरी डेट आ रही है एज चीफ मिनिस्टर? बिल्कुल दीपक जी, जैसे हम भी उसके ऊपर काफी अपने शो भी किए कि शिंदे की एक्सपायरी डेट नजदीक आ रही। मुझे लगता है अभी 10-15 दिन का ही मसला बचा हुआ है। 10-15 दिन में पता चल जाएगा शिंदे रहेंगे क्या और शिंदे जाएंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे हावी हो रही है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को कॉर्नर करिए, आपको ताज्जुब होगा कि ठाणे और पालघर के कुछ ऑफिसर्स थे, वो शिंदे के खास थे। उनकी ट्रांसफर नहीं हुई थी, लेकिन उनकी ट्रांसफर अभी कुछ दिन पहले हो गई।
कि उसके वजह से शिंदे बहुत ही नाखुश है। जिस तरह किसने से करा दिया? देवेंद्र फडणवीस ने करा दिया ट्रांसफर शिंदे के आदमियों का? किसने करा दिया? अभी इलेक्शन कमीशन ने किसके कहने पे किया मैं बता नहीं सकता, लेकिन शिंदे के लोगों का ट्रांसफर हो गया है, इसलिए शिंदे काफी खफा है बीजेपी से और बीजेपी की लीडरशिप से। उसके वजह से आपको याद होगा वो माहिम सीट पे हटे नहीं। उन्होंने वहां पे कहा कि मेरा जो कैंडिडेट है, मेरा जो एमएलए सदा सरुंके, मैं उसको उसकी नॉमिनेशन वापस नहीं लूंगा। और उसने राज ठाकरे के जो बेटा है अगेंस्ट अमित ठाकरे, उसके अगेंस्ट में उनका कैंडिडेट का विड्रॉल नहीं किया। तो और बहुत से जगहों पे मैं यहाँ पे जब घूम रहा हूँ तो बहुत से जगहों पे शिंदे के लोगों से जब बात करते हैं तो वो प्राइवेट में बता रहे थे, उनका कहना है कि शिंदे साहब को दोबारा सीएम बनाना काफी मुश्किल लग रहा है, इसलिए अंदरूनी भी काफी नाखुश है और झगड़े बहुत चल रहे हैं। दोनों देवेंद्र फडणवीस और शिंदे में तलवारें खींची हुई है और अजित पवार एक अंडरडॉग की तरह देवेंद्र फडणवीस को हेल्प कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 2 डीसीएम एक हो चुके हैं एक सीएम के अगेंस्ट में, और ये जो वार है ये दिन पे दिन बहुत बढ़ता जाएगा। और इसकी वजह से मुझे लगता है कि महाविकास महायुति को जो नुकसान होने वाला है ये झगड़े की वजह से ही होने वाला है। तो उसके वजह से महायुति थोड़े बिखरते हुए नजर आ रही है जमीन पे। जी जी, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि शिंदे के जो खास अधिकारी थे उनके ट्रांसफर हो गए और शिंदे को शक है कि ये बीजेपी यानी इसके पीछे कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। दोनों में झगड़ा बहुत ज्यादा है। उधर नवाब मलिक जो है उनको लेकर अजीत पवार और फडणवीस ने भी नहीं बन रही। कुल मिलाकर एक खिचड़ी बन गई है, रायता फैला हुआ है। और इस रायते फैलने से मोदी जी की जो टीम है, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, यानी जिसे महायुति कहते हैं और हम लोग दिल्ली में एनडीए कहते हैं, वहां कहीं ना कहीं एक बिखराव सा दिख रहा है। लखेड़ा साहब, माय क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट। आपको लगता है कि अगर 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, 3 टॉप मोस्ट ऑफिस बियरर्स, 3 टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स पॉलिटिक्स में, 3 शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोग अगर ये आपस में लड़ रहे हैं, मैं तेरी जेब काट रहा हूं, तू मेरी जेब काट रहा है, मैं तुझे से पीछे तेरी पीठ पे छुरी मार रहा हूं, वो मेरी पीठ पे छुरी मार रहा है, अगर इस तरह से पीठ के पीछे छुरियां चल रही हैं तो आपको महायुति का फ्यूचर क्या लग रहा है? अ वेरी शॉर्ट आंसर। देखिए, ये डिपेंड करेगा कि चुनाव प्रचार के दौरान ये चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं, रायता पब्लिकली फैलता है। अगर रायता पब्लिकली फैलता है, एक दूसरे के चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने बीजेपी वाले वहां नहीं जाएंगे, शिवसेना शिंदे वाले बीजेपी क्या नहीं जाएंगे, बीजेपी वाले अजीत पवार क्या नहीं जाएंगे, तो एक जो ज्वाइंट रैलीज नहीं होंगी। जब अविश्वास होता है तो जैसे हरियाणा में हुआ था ना, कांग्रेस के नेता आपस में ज्वाइंट रैली से बच रहे थे, कोई घर बैठा हुआ था, तो ऐसी सिचुएशन आती है जब जनता में ये मैसेज चला जाता है कि ये इनमें एकता नहीं है और चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है, तो सीधी सी बात ये होती है कि रायता फैलता है और झगड़े होते हैं और झगड़ा वोटर्स को पता लग जाता है। जब वोटर्स को ये बात पता लगती है तो जो अलायंस में कोलिशन पार्टीज के वोट एक दूसरे को नहीं मिलते, कोलिशन पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं या घर में बैठ जाते हैं, तो इसका सीधा इंपैक्ट कोलिशन कैंडिडेट पर पड़ता है। और बीजेपी का है तो बीजेपी के लोग खड़े हैं, उसमें एकनाथ के लोग, शिंदे के लोग नहीं है, अजीत पवार के लोग नहीं है। जहां अजीत पवार का खड़ा है वहां शिंदे के लोग नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो अगर ये चुनाव प्रचार में अगर ये चीजें सामने आई तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि जो भ्रम की स्थिति है, अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, कम से कम 80-90 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अभी भी खड़े हैं, जिसमें 30-40 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हार और जीत को प्रभावित कर रहे हैं, महायुति में भी और अघाड़ी में भी। तो ये तो ऐसी सिचुएशन में अगर 20-25 लोग अगर जीत गए, इंडिपेंडेंट जीत गए, तो वो खेल खराब कर सकते हैं। जी खेल खराब कर सकते हैं, या आप कह रहे हैं कि भाई महायुति कमजोर होती जा रही है क्योंकि झगड़े बढ़ रहे हैं अजीत पवार, फडणवीस और शिंदे में, और इसकी वजह से एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो डिसाइसिव, निर्णायक हो सकते हैं। टाइगर, गोदी मीडिया के अगर हम चैनल देखें, हम अगर गोदी मीडिया के चैनल देखने, चाहे वो मराठी चैनल हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, उसमें तो ये कहा जा रहा है कि साहब बड़ी तेजी से अमित शाह और मोदी की टीम आगे बढ़ रही है
और लोकसभा जैसा माहौल नहीं है, और ये भी कहा जा रहा है कि साहब शिंदे कमाल कर रहे हैं, उनकी योजनाएं कमाल कर रही हैं, तो क्या हम ये माने कि पिछले 15-20 दिनों में या महीने भर में महायुति यानी एनडीए इसने रिकवरी की है? ये धीरे धीरे शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के बराबर आ रहे? क्या फाइट बराबर की आपको लग रही, कांटे की टक्कर लग रही जो गोदी मीडिया कह रहे, या तस्वीर कुछ और है? देखिए, भाषणों से कुछ नहीं होता। मोदी जी के भाषण बंगाल में भी देखे, मोदी जी के भाषण हमने लोकसभा में भी देखे, मोदी जी के भाषण हमने हरियाणा में भी देखे, जिस भाषण में लोग नहीं आते थे लेकिन वोट मिल गए, खेल हो गया। सवाल है कि क्या आप इकट्ठा लड़ रहे हैं, जो अभी लखेड़ा जी ने कहा। ये डिजिटल का युग है। सुनील तटकरे ये बहुत बड़ा नेता है अजित पवार के पार्टी में। रैदर अजित पवार के बाद नंबर किसी का आता है तो छगन भुजबल का नहीं, सुनील तटकरे का आता है। उस सुनील तटकरे को बीजेपी के नेता कैंसर बता रहे, महायुति का कैंसर है ये। और ये वीडियो पूरे महाराष्ट्र में जा रहे हैं। तो अजित पवार की जहां तक लड़ाई है, अरे कैंसर। और ये जो वीडियो वायरल होता है तो इसका इंपैक्ट विदर्भ, मराठवाड़ा सब जगह पड़ता है कि सुनील तटकरे को तुम कैंसर बोलते हो और हमको वोट मांगते हो। स्थिति यहां तक आ गई है। तो टाइगर होने क्या जा रहा है तो बताइए। जो इंडिपेंडेंट खड़े हैं उनमें से कई इंडिपेंडेंट ऐसे हैं कि जो शिंदे और अजित पवार के लोगों को निपटाने के लिए खड़े किए गए हैं। वो किसी के फाइनेंस्ड है। कोई नहीं चाहता कि इनका वजूद, इतनी ज्यादा सीटें इनकी आए कि ये कमांडिंग पोजीशन में हो। जब आप एक दूसरे को हरवाने लगते हैं, जैसा हरियाणा में हो गया, हुड्डा जी लग गए किसी को निपटाने और शैलजा लग गई किसी को निपटाने में, पार्टी निपट गई। या महायुति निपट जाएगी यदि आपस में निपटारा करने लगोगे तो। ये निपटारा आपको महाविकास आघाड़ी में नहीं के बराबर दिखता है, बहुत नहीं के बराबर। कुछ पॉकेट्स है जहां क्लैशेस है, लेकिन बाय एंड लार्ज सब इकट्ठा होके जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज अभी आप बताइए, क्लैरिफाई करिए। अभी देखिए, बीजेपी ने जो बड़ा नांदगांवकर है उनके खिलाफ उनको समर्थन दे दिया, मनसे को। अब बड़ा नांदगांवकर के सामने जो युति का उम्मीदवार है उसका क्या? ऐसे कई पॉकेट्स है जहां राज ठाकरे, क्या बिहार में जैसा चिराग पासवान का उपयोग किया गया वैसा राज ठाकरे का उपयोग किया जा रहा है? ओहो, सवाल यह है। जो राज ठाकरे एकनाथ शिंदे के बड़े नजदीक हुआ करते तो एकाएक एकनाथ शिंदे के खिलाफ बोलने लगे। तो ये कुल मिला के ये जो चित्र है, ये मतलब गांव बसाने और भीख मांगने वाले आ गए। अभी चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे यही पता नहीं, पहले चुनाव जीतो तो सही भाई। 150 का आंकड़ा तो ले आओ, 146 का आंकड़ा तो लेके आओ, फिर मुख्यमंत्री कौन ये देखेंगे जी। जैसा कि उद्धव ठाकरे ने पहले भी एक रैली में कहा कि भाई अपने वर्कर्स को एड्रेस करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पद नहीं, इनको हराना जरूरी है। ओके। शरद पवार ने लगातार कहा कि हम इसके बाद ही करेंगे जब मुख्यमंत्री निर्णय के बाद होगा। हाँ, एक वहां पे है संजय राउत, जिनको बीच बीच में उबाल आता है कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होना चाहिए। जब वो 4 बार बोलते शिवसेना का मुख्यमंत्री होना चाहिए तो कांग्रेस को लगता है अपनी तरफ से बोलेंगे नहीं तो वीक पड़ेंगे। फिर नाना पटोले बोलता है कि अरे भाई तुम कैसा मुख्यमंत्री, मैंने कपड़े सिलवा के रखे, उसका क्या, वो सूट कब काम आएगा। तो ये वक्तव्य चलता है, लेकिन इसको कोई वजन नहीं देता। देखिए, नाना पटोले की महाराष्ट्र में कांग्रेस में ही कोई औकात नहीं है। सबको पता है कि कांग्रेस दिल्ली से चलती है और अल्टीमेटली उद्धव जो तय करेंगे वही होगा, शरद पवार जो तय करेंगे वही होगा। जिस दिन शरद पवार ये कहेंगे कि एनसीपी का मुख्यमंत्री होगा, उस दिन फिर झगड़े शुरू होंगे। लेकिन शरद पवार कैटेगरी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री चुनाव के नतीजों के बाद तय करेंगे। समझ गया। टाइगर का ये कहना है कि भाई उद्धव ठाकरे और शरद पवार, ये जो 2 मराठा किंग्स हैं, ये जो तय करेंगे, कांग्रेस कमोबेश उसी को मानेगी, राहुल गांधी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के सामने अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं। तो 2 महारथी एक तरफ हैं और 2 महारथी इस तरफ हैं, बीच में चुनाव की बिसात बिछी हुई है। मैं प्रकाश पोहरे जी के पास आ रहा हूँ। प्रकाश जी, अंदर के जो द्वंद्व हैं, अंदर के जो झगड़े हैं,
घर को आग लग रही, घर के चिराग से, कहीं लंका लगी हुई है। मैं अब इस पे बहुत डीप नहीं जाना चाहता, क्योंकि शिंदे पर जो रिसर्च पेपर था, हमारे जितने भी डॉक्टर मित्र बैठे हैं, पैनलिस्ट, सबने उनका जो है पोस्टमार्टम कर दिया है। शिंदे पर मैं सवाल नहीं पूछूंगा, मैं सीधे आप आ रहा हूं रियल क्वेश्चन पे कि प्रकाश जी, आपको क्या लगता है कि क्या महाविकास अघाड़ी, अगर उसको एडवांटेज है, तो क्या वो 150 की तरफ बढ़ रही है? क्या वो 145 के ऊपर जा सकती है? बहुमत के आंकड़े को पार कर सकती? क्या सरकार बनती हुई दिख रही है आपको महाविकास अघाड़ी की? मैं 180 की बात नहीं कर रहा हूं 288 में, मैं कह रहा हूं कि क्या 145 और 150 के बीच में महाविकास अघाड़ी आती हुई दिख रही है आज की तारीख में? देखिए, ये अगर ये लाड़की बहना वगैरह नहीं होती थी तो मैं आपको थोड़ा बहुत 100% ये बोलता था। पिछले बार भी मैंने बोला 25-75 का रेशो था। अभी ये इसके कारण हमारे देश के अंदर ये थोड़ा सा जो इन्होंने रेवड़ी बांटने का काम किया है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि शहरों में रहने वाली हमारी जो बहनें हैं, एक एक घर में 3-3, 4-4 बहनों को मिल रहा है। और इन्होंने तो बोला था कि भाई घर में इनकम टैक्स पेयर नहीं होना, गाड़ी नहीं होना, लेकिन जिनके घर में इनकम टैक्स पेयर है, गाड़ियां है, ऐसे भी बहनों का अर्जा करो, सिर्फ अर्जी करो और पैसे ले जाओ। एक एक घर में 4-4, 5-5 बहनों को मिल रहा है पैसा, इसके बारे में कोई शंका नहीं है। अभी ये बहनें क्या करती है शहर में रहने, क्योंकि उनको खेड़े में रहने वाली उनकी जो बहनें, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये इसके कारण थोड़ा बहुत ये होगा, 2-4-5% का फर्क होगा। इसीलिए मैं परसों बोल रहा था कि 25 से 75 से रेशियो जो है 40-60% का हो गया है, लेकिन 60% ही है आने वाली है। आज भी समझ गया। आज आप नामांकन वापसी से पहले भी कह रहे थे कि 40-60 का अंतर है, नामांकन वापसी के बाद भी प्रकाश पोहरे साहब, वरिष्ठ आप कह सकते संपादक, महाराष्ट्र के कई अखबारों के संस्करण छपते हैं, ये कह रहे हैं कि साहब आज की तारीख में भी 40-60 का अंतर है। यानी 40 पर मोदी और शाह खड़े हुए हैं और 60 पर इस वक्त शरद पवार और उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी खड़े हुए हैं। ये आप बता रहे 40-60 का अंतर आज भी है। सुधीर जी, पूरा भाई आप तो धुलिया में हैं, बहुत इंटीरियर्स के अंदर हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, हालांकि आप अक्सर ऐसे सवाल टाल जाते हैं एक होशियार पत्रकार की तरह, फंसते नहीं मेरे सवाल में, लेकिन फिर भी मैं सवाल तो रखूंगा अपने दोस्तों की तरफ से कि महाविकास अघाड़ी क्या आपको 150 के पार जाती हुई दिख रही है? देखो दीपक जी, एक मराठी में एक कहावत है, शेतीवरनं भाताची परीक्षा। जब कोई खिचड़ी पकती है तो पूरा खिचड़ी का जो राइस है, चावल, वो चेक नहीं करते आदमी, उसका थोड़ा सा अंश निकाल लेते, उससे चेक कर लेते। एक चावल से पता लग जाता है जी, उससे ही पता लग जाता है खिचड़ी पकी है कि नहीं पकी है। जैसे मैं खानदेश रीजन का ट्रैवल कर रहा हूँ, खानदेश यानी कि बीजेपी का कुछ सालों से गढ़ रहा है। यहाँ पे जलगांव और रावेर की लोकसभा की दोनों सीटें बीजेपी की चुन के आई है। ये बीजेपी का गढ़ रहने के बावजूद मुझे थोड़ी बीजेपी की हालत यहाँ पे पतली नजर आ रही है कुछ बहुत। ओह माय गॉड, मतलब बीजेपी जहां सबसे ताकतवर है वहां पर कमजोर दिख रही है आपको? कमजोर दिख रही है। यहाँ पे पहली बार अपोजिशन के जो कैंडिडेट है थोड़े फाइट में नजर आ रहे हैं, कुछ जगह पे वो जीत भी सकते हैं। तो मुझे इसका एक जो रीजनिंग है, क्या जैसे हम डीप में जाते हैं कि क्या रीजन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों से बातचीत करके फार्मर डिस्ट्रेस इज द बिगेस्ट इशू इन दिस रीजन। जो कपास की पैदावार है, जैसे डबल वैमी जिसे कहते हैं कि ज्यादा बारिश होने की वजह से प्रोडक्शन कम हो गया, और दूसरा ये मौसम में एक पिंक वार्म, एक पिंक कलर की एक इंसेक्ट आता है, उसके वजह से पूरा कपास बर्बाद हो गया। तो उसकी वजह से किसान नाराज है। तो दूसरी बार लाड़की बहना की वजह से एक मोमेंटम बिल्कुल है, महायुति में मोमेंटम है, लेकिन वही जो बहनों से जब खेती में जाके, जब उनके घर में जाते हम जब बात करते, तो वो अपनी कहानियां गिनाना शुरू करते थे कि तेल का भाव बढ़ गया, चावल का भाव बढ़ गया, इसका भाव बढ़ गया, उसका भाव बढ़ गया। तो महंगाई भी उसमें मुझे लगता है एक सबसे बड़ा अहम इशू आ रहा है। सुधीर जी ने कहा कि भाई जो लाडली बहना योजना है या लड़का भाव योजना है, जो फ्रीबीज बांटी जा रही हैं, मुफ्त में पैसा बांटा जा रहा है सरकार का, तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पिछले कुछ महीनों में बांटा गया, इस तरह के अखबार की रिपोर्ट्स हैं। इनका कहना है कि इससे कहीं ना कहीं उत्साह तो है। मैं टाइगर के पास आऊंगा, लेकिन टाइगर से पहले मैं अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूँ, लास्ट राउंड ही है ये। लखेड़ा साहब,
30 सेकंड में मैं सिर्फ ये चाहना चाहूं कि आपकी दिल गवाही क्या दे रहा है, आपका दिल की धड़कन क्या कह रही है, नब्ज क्या बता रही, गट फीलिंग क्या है कि क्या महाविकास अघाड़ी के हाथ में आपको गेम दिखता है या मोदी शाह कुछ हरियाणा टाइप कर देंगे? 30 सेकंड सर। देखिए, जो परसेप्शंस हैं, जो ग्रास रूट परसेप्शंस हैं और आरएसएस का जो सर्वे है भीतर का, जो मेरे को आज पता लगा कि वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनको 80+ सीटें बीजेपी को मिलेंगी और 40 से 50 उनको शिंदे साहब को मिलेंगी और 15 से 18 के बीच या लेस देन 20 अजीत पवार को। तो ऐसी सिचुएशन उनको लगता है कि हम कंफर्टेबल बना देंगे। अब यह है कि अघाड़ी को अगर कंफर्टेबल सरकार बनानी है तो उनको 150 से 160 सीटें लानी ही पड़ेगी। अगर इससे कम लाते हैं तो उनको बीजेपी सरकार बनाने का मौका नहीं देगी, क्योंकि वो कोई भी वॉलेट। गॉट इट सर। आपने कहा कि 150 160 को टच करना ही होगा, वरना बीजेपी भी बहुत ज्यादा मुसीबत में नहीं है, क्योंकि आज आरएसएस का सर्वे आया जिसका जिक्र किया कि 148 सीटों पे बीजेपी लड़ रही है, 80 सीटों पर बीजेपी इनको खड़ी दिख रही है, 30-40 सीटें कहीं ना कहीं वो शिंदे लाकर दे देंगे और मरी सी मरी हालत में अजीत पवार 15 तो कम से कम विधायक एमएलए लेके आए, बाकी काम इंडिपेंडेंट करते हैं। टाइगर, क्या आपको ऐसी स्थिति लगती है जो इन्होंने बताई है लखेड़ा साहब ने, या गेम कुछ और है? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन आएगी। हाँ, एक गेम मुझे जरूर लगता है कि बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को बुला भी लेंगे, तो जैसा 80 घंटे की पहले सरकार बनी थी अजीत पवार जी के साथ मिलके, ऐसी 80-90 घंटे की सरकार होगी और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जाने के पहले, क्योंकि कोई भी सरकार है उनको विश्वास का मत के पहले उसको स्पीकर तय करना होता है और स्पीकर में ही सरकार गिर जाएगी। सवाल ये है कि एकनाथ शिंदे कितनी सीटें लाते हैं। सवाल ये है कि एकनाथ शिंदे को आप सीट लाने दे रहे हैं क्या? एकनाथ शिंदे को सबसे ज्यादा चेक किसने किया? एकनाथ शिंदे के पैर में रोड़ा किसने अटकाया? बीजेपी ने अटकाया। यदि आज बीजेपी के लोग सुनील तटकरे को कैंसर कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि अजीत पवार की सीटें आ जाएगी, बीजेपी का वोट मिल जाएगा? मुझे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट जरूर दिखता है जो लाडली बहना का जो कैश ट्रांसफर है, लेकिन कैश ट्रांसफर के बावजूद भी सोयाबीन और कपास ये अब मार्केट में आ गए हैं। मार्केट का कपास का रेट कुछ दिन पहले 5,000 रुपए क्विंटल खुला था, 8,000 में ब्रेक इवन होता है, 5,000 में क्या कमाएगा, क्या खाएगा? समझ गए। सोयाबीन का भी रेट बहुत नीचे है। ये दो चीजों से किसान बहुत परेशान है। किसान अल्टीमेटली देखता है कि हम साल भर मेहनत करके हमको मिलता क्या है। यदि हमको ये कुछ नहीं मिल रहा है, सोयाबीन का रेट डाउन क्यों है? क्योंकि सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट किया है अडानी सेठ के लिए। एज किसको है टाइगर? कपास का समय भाग रहा है, एज बता दीजिए, कौन आगे कौन पीछे? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। महाविकास आघाड़ी तो मुझे अभी यकीनन आगे दिखती है। महाविकास आघाड़ी दिखती है आज भी, मुझे वो आगे दिखती है। ओके, गॉट द पॉइंट। प्रकाश पोरे सबसे वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने कहा कि हमको भी लगता है कि 150 के आसपास पहुंच सकती महाविकास आघाड़ी। सुधीर भाई ने भी कहा कि जो देहात में जो स्थितियां हैं, इंटीरियर्स में जो महाराष्ट्र की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं, पैसा तो कैश जा रहा है खातों में, लेकिन किसान बहुत ज्यादा परेशान है, बदहाली है बहुत ज्यादा। और उमाकांत जी ने कहा, जी दीपक जी, कुछ दिन पहले एक बीजेपी के कद्दावर लीडर है महाराष्ट्र के, तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड जब बात हुई पत्रकारों से, तो उसमें कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस नहीं तो बीजेपी नंबर 1 पार्टी रहेगी। तो उनका कहना है कि कांग्रेस को 100 में से कम 60 तो 70 सीटें कम से कम मिलने वाली है। अभी बीजेपी का ये टॉप 3 वाला लीडर की मैं बात कर रहा हूँ, वो जब कह रहा कि कांग्रेस हमारे साथ कंप्लीटली नंबर 1 और नंबर 2 के फाइट में, अभी वो ये बात कर रहे थे, इसका मतलब भी बहुत साफ है कि कौन नंबर 1 और कौन नंबर 2 रह सकता है। जी, बड़ी बात। सुधीर जी ने कहा कि बीजेपी के एक बड़े नेता, 3 बड़े नेता में से एक महाराष्ट्र के, उनका ये कहना है कि कांग्रेस कम से कम 70 सीट ला रही। तो अगर कांग्रेस 70 सीट ला रही है तो 2 मराठा छत्र, द किंग्स ऑफ महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे और शरद पवार का आप स्कोर जान सकते हैं। कुल मिलाकर जो हमारे पैनलिस्ट ने आज कहा, शुरुआत जो है वो शिंदे से हुई थी, एकनाथ शिंदे में, और एकनाथ शिंदे के बारे में पूरे फ्लोर ने कहा कि भाई ये तो ऐसी टैबलेट है जो एक्सपायर हो सकती है 23 नवंबर को। और महाविकास अघाड़ी और महायुति के युद्ध के बारे में कहा कि अभी एडवांटेज महाविकास अघाड़ी है। लेकिन दोस्तों, मैं जहां तक हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी, अमित शाह, बीजेपी अपना कैंपेन करती है, और एक कैंपेन जो राहुल गांधी, शरद पवार और
ठाकरे का है, वो कैंपेन क्या नैरेटिव सेट होता है और आखिर में ये जो चुनाव है किस तरफ बढ़ता है? क्या महाविकास अघाड़ी की रफ्तार और बढ़ती है या पीछे पीछे से महायुति उसको पकड़ने की कोशिश करती? क्या होगा ये हम आपको आगे बताते रहेंगे। टाइगर आप आए, आप भ्रमण पे निकल रहे हैं, आप जरूर हमारे साथ जुड़िएगा, चाहे आप सतारे में कहीं भी हो, प्लीज आप जरूर आइएगा। आप हमारे दोस्तों को कहिए, कमेंट करिए प्लीज, आप जुबान के पक्के हैं। टाइगर ने आज ऑन एयर कमिट किया है कि वो आएंगे। प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आते हैं हमारे प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर भाई आप लगातार भ्रमण पे धूलिया में आप रुके और वहां से लाइव हुए, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और उमाकांत जी आपका भी ढेरों शुक्रिया कि आप आते हैं रोज और अपनी बात रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।